नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन हो गया है और 68 साल की उम्र में कैंसर से वो जंग हार गए हैं। बड़ी सर्जरी से भी गुजर रहे थे पंकज धीर और मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन हो गया है और 68 साल की उम्र में कैंसर से वो जंग हारे हैं और बड़ी सर्जरी से भी गुजर रहे थे पंकज धीर और मौत की खबर के बाद से टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। बता दें आपको कि दानवीर कर्ण पंकज धीर का निधन हो गया है। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर देखने को मिल रही है। टीवी और फिल्मों में उनका लंबा सफर रहा है। टीवी के महाभारत में दानवीर कर्ण का अमर किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है और आज सुबह उनके निधन की खबर से पूरी टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं। पंकज धीर ने अपने अभिनय से कर्ण के किरदार को एक ऐसी पहचान दी थी कि आज भी उन्हें इसी भूमिका के लिए घर घर में याद किया जाता है। बता दें कि पंकज धीर का महाभारत में कर्ण का चित्रण इतना मार्मिक और शक्तिशाली था कि दर्शक उन्हें वास्तविक जीवन में भी कर्ण की तरह ही सम्मान करते थे। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक उनका दोस्त और महाभारत में अर्जुन के किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। फिरोज खान ने कहा है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा दोस्त खो दिया है। पंकज धीर ने अपने मूंछों के कारण शुरू में महाभारत में अर्जुन के रोल को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से उन्हें 4 महीने बाद कर्ण का यादगार किरदार करने का ऑफर दिया और इस रोल ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धता भी दिलाई और उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि महाभारत में कर्ण की मृत्यु का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए थे और रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया है। बता दें कि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में गहरा शोक की लहर देखने को मिल रही है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से ये अपने योगदान दे रहे थे। और इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बहुत भारी नुकसान बताया जा रहा है टीवी इंडस्ट्री में। दानवीर कर्ण पंकज धीर का निधन हो गया है। जी सर। अनीता, ये खबर यकायक यकीन करने लायक बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही है और विश्वास भी नहीं हो रहा कि इतने बड़े कद के नेता जो सबके चहेते थे, तो उनके निधन से न सिर्फ माया नगरी को नुकसान हुआ है बल्कि उनके चाहने वाले हर वर्ग, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो, युवती हो, कोई भी हो, उनके अभिनय ने जो छाप छोड़ी है, चाहे टीवी हो, छोटा पर्दा हो, चाहे बड़ा पर्दा हो, उन्होंने फिल्मों से लेके और टीवी सीरियल से लेके हर जगह उन्होंने अपनी अमीट छाप छोड़ी है। लेकिन आज उनका निधन हो जाना तो उनकी पुरानी बातें और पुराने अभिनय की कला को जो हम लोगों ने देखा है उसको याद कर रहे हैं। ये देखिएगा, कुछ समय से परेशान थे। 2 साल पहले उनको, पंकज जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था कि उनके आंत में कैंसर है। उसका इलाज उनका मुंबई में रह के करवा रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 महीने से ये था कि बेड रेस्ट थे। लीलावती अस्पताल में वो जाते थे, अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन इतनी स्थिति खराब नहीं थी कि एकदम कैंसर उनको पूरी तरीके से खा जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा हुआ वही 15 अक्टूबर आज है। आज उनकी जिंदगी की आखिरी लम्हे मुकर्रर प्रभु ने किए हुए थे, तो आज वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में जब कर्ण की उन्होंने आइकॉनिक भूमिका निभाई थी, तो उसके बाद उनका जो कैरेक्टर जो था वो बाहर निकल के जो आया, तो उन्होंने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया था कि नहीं, ऊंचे लंबे कदकाठी का एक अभिनेता ऐसा है जो वास्तव में दिल का भी बहुत अच्छा है, अभिनय का तो है ही, बहुत चुनिंदा अभिनेता है, लेकिन उनके साथ में काम करने वाले और उनके दोस्त यार और उनके चाहने वाले जो उनको बहुत करीब से जानता था, देखता था, तो वो आज सारे दुखी हैं कि इतना बेहतरीन इंसान को खो देना ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ये दुखद खबर है बल्कि समूचे जगत के लिए आज का दिन बहुत ही दुखदाई है और ऐसे अभिनेता का जाना जाहिर सी बात है बहुत दुख देता है, पीड़ा दे खबर है। जी, चर्चा में जुड़ने के लिए रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि टीवी और फिल्म में लंबा सफर इनका रहा है और दानवीर कर्ण पंकज धीर के निधन के बाद से पूरी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है।
उत्तराखंड की राजनीति में नया मोड़ आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से चेतावनी दी है कि प्रदेश में अर्बन नक्सल गैंग सक्रिय हो गया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ऐसे लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल ये बयान मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को नौकरी देने के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने 8 दिन तक चले छात्र आंदोलन और पेपर लीक मामले के पिछले अर्बन नक्सल गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। धामी सरकार ने इसके साथ ही धामी ने कहा है कि कुछ लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चेतावनी दे दी है और उन्होंने राज्य में जिहादी मानसिकता फैलाने वालों पर काबू पाने की बात कही है और अर्बन नक्सल गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई किए जाने की बात की है। इसके साथ ही युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि बड़ा आरोप यहां पर देखने को मिल रहा है और सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जिहादी मानसिकता फैलाने वालों पर काबू में लाना होगा और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी और अर्बन नक्सल गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात लगातार सीएम धामी दोहराते आ रहे हैं। तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर भी वो लगातार सख्त हैं और कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अस्करी जाफरी ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खबर है इस पर और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि राज्य में जिहादी मानसिकता फैलाने वालों पर काबू किया जाएगा और बड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए अनीता, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस पर काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा UPSC का जो पेपर स्थगन के लिए तमाम जो छात्र हैं, बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर थे और एक लंबे वक्त तक उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उनके बीच आके सुलह कराई एक तरह से और ये आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी खिलवाड़ तमाम जो बेरोजगार हैं उनके साथ नहीं होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिया है। उसमें खासतौर से उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो अर्बन नक्सलाइट की जो विचारधारा होती है वो हावी हो रही है। ऐसी विचारधारा को वो हावी नहीं होने देंगे और इस तरह के जो भी लोग हैं उन पर लगाम लगाया जाएगा। कुछ भी करना पड़े प्रदेश सरकार को उसके लिए करेगी। अनीता जी, यहाँ पर सीएम धामी ने अर्बन नक्सल का भी जिक्र किया है, साथ ही पेपर लीक मामले को भी उन्होंने सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं और इस दौरान धामी सरकार काफ़ी ही सख्त दिखाई दे रही है। क्या कुछ प्रदेश में अपडेट है? पहले तो बात कर लेते हैं हम कि जो पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में, कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची है? देखिए बिल्कुल अनीता, क्योंकि इसके लिए चूंकि एकल सदस्य कमेटी बनी थी जो एक्स जस्टिस रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के यूसी दिहानी, उनकी अध्यक्षता में उसको लेकर के रिपोर्ट भी जा चुकी है और खुद सरकार ने इस पर फैसला भी सुना दिया है कि वो जो पेपर हुआ था पटवारी भर्ती का 21 सितंबर को, वो पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था, जिसको लेकर के तमाम जो प्रदेश के बेरोजगार संघ से जुड़े जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिले थे और उनका आभार भी व्यक्त किया था। लेकिन इस बीच चूंकि एक बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा होकर सामने आ रहा है अनीता, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद कहा है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, इतने बड़े स्केल का विरोध प्रदर्शन आप समझ सकते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र थे, उनके बेरोजगार थे, उनके लिए तमाम जो कच्चा पक्का राशन भी आ रहा था। तो ऐसे में तमाम सवाल निशान उठ रहे थे कि आखिर इतना बड़ा जो सिंडिकेट है कैसे हावी हो गया। हालांकि जो बेरोजगार युवा हैं उनकी अभी भी ये मांग है कि आने वाले वक्त में भी कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो हम बिल्कुल मुखर होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक दवा प्रतिष्ठान पर छापेमारी की है और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारी मुहर लगी दवाइयां बरामद की गई है। इसके साथ ही ग्राम सलियार स्थित में यहां पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों में छापेमारी के दौरान टीम को कई प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां भी मिली है और ये दवाएं अवैध रूप से झोला छाप डॉक्टरों को
को सप्लाई की जा रही थी। संचालक ने तो लाइसेंस दिखा सका और ना ही किसी प्रकार के खरीद बिक्री से कुछ भी जुड़ा दस्तावेज दिखा सका। इसके साथ ही औषधि विभाग की टीम ने मौके पर दवाओं की जब्त की और कुल 12 प्रकार की दवाएं पैक और सील बंद कर बरामद की गई है। विभाग ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। औषधि विभाग ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में राज्य में अवैध दवा व्यापार पर संदेश गया है कि कानून के शिकंजे से अब कोई भी बच नहीं सकता। किया गया था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची जा रही है, तो हम अपनी टीम से वहाँ पे गए थे, जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएं भी वहाँ पर थी, तो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। तो जो राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट सप्लाई की हुई थी, और वहाँ पे जो लोग थे जिनके द्वारा जो है स्क्रैप को अपलोड अनलोड और लोड किया जाता है, उनका कहना था कि ये बाहर से हमारे पास आती हैं। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया, और फिलहाल हमारे द्वारा जो है माल को सीज करते हुए और उससे माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है कि जो है कस्टडी सीज करके सूचित किया गया था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड। मसूरी के प्रसिद्ध गन हिल रोपवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रॉली हवा में फंस गई और उसमें 5 लोगों के फंसे होने की खबर फैली और एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना से लोगों में दहशत फैल गई। कुछ ही मिनटों में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। थोड़ी देर बाद स्पष्ट हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी और यह अभ्यास आपदा की स्थिति में रेस्क्यू तैयारी की जाँच के लिए किया गया था और एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में आयोजित इस ड्रिल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीएफ, फायर सर्विस, मसूरी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल हुई। 1 घंटे तक चले ऑपरेशन में बेहोश व्यक्ति सहित सभी को सुरक्षित नीचे उतारा गया और मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे ऑपरेटर की तकनीक की जांच, स्टाफ प्रशिक्षण और तकनीकी अलर्ट सिस्टम के कार्यप्रणाली की परीक्षा किया गया और एसडीएम आनंद ने कहा है कि ऐसे अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी खामी को पहले ही दूर किया जा सके। इसके साथ ही एनडीआरएफ डिप्टी कमांडर अजय पंत ने कहा है कि अन्य राज्यों में हुए हादसों के बाद ऐसी तैयारियां जरूरी है। फायर सर्विस इंचार्ज धीरज ने कहा है कि इस तरह के अभ्यास जनता में भरोसा जगत के साथ ही किसी भी आपदा में टीम पूरी तरह से तैयार है। अब इस बड़ी खबर के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी जी, ब्यूरो चीफ हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मसूरी गन हिल रोपवे में लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल अनीता, तमाम जो रोपवेज हैं उसमें खासतौर से हमारे प्रदेश के तमाम जो रोपवेज हैं उनमें हर 6 माह में ये जो है मॉक ड्रिल किया जाता है। एक तरह की प्रैक्टिस होती है कि आने वाले वक्त में भविष्य में कोई भी अनहोनी ना हो, उससे बचा जा सके, इसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम इस तरह की जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास करती हैं और पूरा एक कैसे सीन क्रिएट किया जाता है किसी भी आपदा का, कि हम आपदा से किस तरह से बच सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा इस मॉक ड्रिल में तमाम जो यात्री थे जो रोपवे से यात्रा कर रहे थे वो फंस जाते हैं, तो एक तरह से अफरा तफरी मच जाती है। तो इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए आखिर उस टाइम पर फौरी तौर पर क्या क्या जो सावधानियां बरतनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि जाहिर है जब मॉक ड्रिल होती है तो जो आम लोग हैं वो सडनली इन सब चीजों को देखते हैं अचानक से, तो उनको लगता है कि वाकई कोई घटना घटी है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको भी किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस तरह की तमाम एक्सरसाइज में तमाम जो बातें हैं वो आला अफसरान बताते हैं कि किस तरह से हमें तमाम जो इस तरह की आपदाएं होती हैं उनसे निपटना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश अनीता जाना जाता है आपदाओं के लिए, तमाम आपदाएं यहाँ पर आती हैं और इस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो हर 6 माह में होती है। अनीता जी, ये मॉक ड्रिल कितने घंटे चली और कितनी टीमें मौके पर मौजूद थी?
देखिए बिल्कुल ये जो मॉक ड्रिल है घंटों ये मॉक ड्रिल चली है। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो लोकल प्रशासन के अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जिसमें खास तौर से जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें एक तरह की एक्सरसाइज होती है, एक तरह का कह सकते हैं अभ्यास होता है कि किस तरह से हमें जो आपदा है, डिजास्टर है उससे बचना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन रहती है अचानक से, उससे किस तरह से बचना है, किन-किन जो हमारे आपात नंबर्स होते हैं, किन-किन का आपात नंबर्स पे हमें कॉल करना है। तो इस तरह की तमाम जानकारियां, तमाम जो अफसरान है वो दे रहे थे। क्योंकि कई बार देखा जाता है जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पर जो आम नागरिक होते हैं उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं। लेकिन मॉक ड्रिल के जरिए जब मॉक ड्रिल होती है तो वो एक जीती जागती फिल्म होती है अनीता, जिससे समझा जा सकता है तमाम जो आम नागरिक हैं, जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो समझ जाते हैं आसानी से कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उससे किस तरह से बचें। जी। अगर मॉक ड्रिल हो रहा है और अचानक से ही होता है, उसके बाद से तो स्थानीय लोग या फिर जैसे आपने बताया कि पर्यटक होते हैं उन पे भी हड़कंप मच जाता है कि अचानक से ही मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है? देखिए बिल्कुल ये एक तरह से कह सकते हैं राज्य सरकार का पैटर्न है, क्योंकि हर 6 माह में जितने भी रोपवेज हैं, रोपवे साइट्स हैं, वहां पर इस तरह के मॉक ड्रिल्स होते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं काफी ऊंचाई पर रोपवेज होते हैं और ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो जाहिर है बड़ा हादसा हो सकता है। तो बड़े हादसों से बचने के लिए एक तरह की प्रैक्टिस होती है। हर 6 माह में जितने भी राज्य के अलग अलग रोपवेज हैं वहां पर इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है। खुद जो एसडीएम है मसूरी के वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम जो आला अफसरान है वो वहां पर मौजूद रहे। इसमें खास तौर से इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो टीमों का गठन होता है आपदा से बचने के लिए, जो आपदा प्रबंधन का काम करती हैं, उनको साफ तौर से हिदायत दी जाती है कि आप बिल्कुल एक फ्री स्टाइल में ना बैठें। तो ये क्योंकि कभी भी आपदा आ सकती है तो हमें सतर्क रहना है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। हमारा गनहिल रोपवे है कि कल को किसी भी अप्रिय घटना हो जाए, कुछ ऐसा अगर ट्रॉली फंस जाए, पर्यटक उसमें फंस जाए तो उसमें कैसे उनको रेस्क्यू करना है समय पे। तो इसी में आज हमारी जॉइंट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर, पुलिस और प्रशासन एवं लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो जिसमें हमारा लगभग 47 मिनट में 9:35 पे सूचना मिली और 10:22 पे हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। तो लगभग 47 मिनट में हमने ये रेस्क्यू का काम पूरा किया। बिल्कुल ये मॉक ड्रिल बहुत अहम है हमारी तैयारियों को जांचने परखने के लिए कि हम हमेशा तैयार रहें। और जो हमारे टूरिस्ट सीज़न जो आ रहा है, जैसे भी हमारा नवंबर दिसंबर में टूरिस्ट सीज़न पीक पे रहेगा, तो उस समय के लिए तैयारियों के मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और ऐसा समय समय पे किया जाता रहता है ताकि हम बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। इसमें देखिए ये हमारी मॉक ड्रिल होती रहती है, बार बार कहीं ना कहीं भट्टा में होती है, कभी इधर होती है। और एसडीएम साहब के उससे स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी के उससे होती रहती है। इसमें फायर सर्विस का ऐसा मांग वो रहता है कि जैसे हम ऊपर लैडर के द्वारा कैसे उतारें या मरीज को किस प्रकार से जो भी विक्टिम है उसे हम हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सारी इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर वो करते रहते हैं इनके साथ। इसमें देखो ये हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल की जाती है। 6-6 महीने में ये मॉक ड्रिल होती है। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से होती है, जिसमें कि अगर रोपवे अचानक कहीं पे रुक जाती है या कोई बात हो जाती है तो उसमें कि जो उसमें टूरिस्ट है हमारा, तो उसे हम कैसे सुरक्षित बाहर निकालें जिससे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो पब्लिक है उसे भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ जी, हमारे पास भी पूरे इंतजाम करे हुए हैं। इनकेस जो हमारी वो है रेस्क्यू है तो उसमें हमने ड्राइव मोटर वगैरह रखी हुई हैं, हैंडलिंग सिस्टम रखा हुआ है और ये मैनुअल भी रखे हुए हैं जिससे कि रेस्क्यू किया जा सकता है। जो मॉक एक्सरसाइज का सिनेरियो था उसमें ये दर्शाया गया था कि 2 विक्टिम्स इसमें जो है फंस गए जो कि टूरिस्ट थे। और जैसा कि अभी एसडीएम सर ने भी बताया है कि इसमें हमारा जो टाइम था लगभग 1 घंटे का हमें लगा, जिसमें कि 9:35 में हमारा शुरू हुआ था और 10:22 में विक्टिम जो थोड़ा अनकॉन्शियस था उसको एम्बुलेंस के थ्रू जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुँचा। हरिद्वार पुलिस ने एक बार साबित फिर से कर दिया है कि कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। थाना कलियार की पुलिस को सूचना मिली कि 3 माह का बच्चा सो रही मां के बगल से चोरी कर लिया गया और 4,90,000 रुपए में बेचे जाने वाला था। इसके साथ ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को दबोच लिया है। साथ ही 1 लाख रुपए नकद बरामद किया और ऑनलाइन भेजी गई रकम को खाते में फ्रीज कराया है।
जांच में सामने आया कि शादी के 10 साल बाद भी संतान न होने पर विशाल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने पैसा देकर बच्चे को खरीदने की साजिश रची थी। एसएसपी डोभाल ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद की और जनता से अपील की कि किसी भी अजनबी पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। हरिद्वार पुलिस की इस कार्रवाई को पूरे प्रदेश में प्रशंसा हो रही है और ये मामला केवल मासूम की सुरक्षा नहीं बल्कि अपराधों के नेटवर्क को पर्दाफाश की भी एक बड़ी मिसाल बन गया है। 10 और 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था और 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137 2 BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। में 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहाँ पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्टेप्स में वो आगे बेचा गया था। अंततः एक व्यवसायी को ये बच्चा बेचा गया था और उसको टोटल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसमें पैसों का जो ट्रांजैक्शन था उसको भी पुलिस के द्वारा पूरा ट्रेस आउट किया गया है। 1 लाख रुपए इसमें बरामद भी हुआ है और बाकी जो पैसा है वो पुलिस के द्वारा शीघ्र ही उसका फ्रीज करा के अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तो 6 अभियुक्तों को इसमें उत्तरकाशी में जनता की समस्याओं को जल्द हल करने के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम हुआ और इस दौरान कई विभागों से जुड़ी कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई। ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी मामलों को संबंध विभागों को भेजकर जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी शिकायतों का 10 से 7 दिनों के अंदर निपटारा होना चाहिए। कार्यक्रम में कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। इसके साथ ही तारकोटा मार्ग पर बने 4 पुल पर भी इसको लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद से तुरंत ही कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अलग अलग तरह के प्रकरण थे। कुछ शिकायतें थी कहीं पे देवी आपदा से रिलेटेड कुछ काम का स्वीकृति के बाबत था। तो मुख्यतः जिन जिन विभागों की इश्यूज आए थे विभागों का मौके पे ही निस्तारण किया गया है। जिनमें जांच की आवश्यकता है उनमें मैंने 10 से 15 दिन का समय दिया है विभागों को और विभागों को साथ में यह निर्देश भी है कि कार्याध्यक्ष इस पर निर्णय लें। किसी भी शिकायत को या किसी भी सुझाव को पेंडेंसी में ना रखा जाए। जो भी निर्णय उसमें लेना है एज पर जो रूल्स उनके और गाइडलाइंस हैं विभाग की उसके अनुसार वो त्वरित उस दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस हाईवे पर खड़ी जेसीबी मशीन से जा टकराई, जिससे बस के अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में बस चालक समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है, उसके दोनों पैर कट गए हैं। हादसे के बाद से चीख पुकार मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा था और सड़क किनारे खड़ी जेसीबी मशीन के पास कोई चेतावनी संकेत नहीं रखा गया था, जिससे बस चालक को उस समय राहत देखने का मौका नहीं मिला और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर भी किया गया है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने निर्माण कंपनियों को चेतावनी भी दी है कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में ना दोहराई जाए और इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा उपायों की अनदेखी और तेज रफ्तार वाहन के खतरों पर सवाल खड़ा किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश।
राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।